नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे, जिनका भी सेशन 19 से 22 है, यानी कि जो अभी पार्ट 3 में जाने वाले हैं उनका हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है वो संस्कृत का दोनों पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम लोग पार्ट 3 का स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका जो जो भी टॉपिक है सिलेबस में उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही आगे वीडियोस आते रहेंगे जो भी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। उसके बाद पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 होता है। ठीक है, तो आपने पेपर 4 तक एग्ज़ाम दे दिया है। अब आप लोगों को पार्ट 3 का देना है। तो पार्ट 3 में 400 मार्क्स का संस्कृत होता है, इसको आपको सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पे 400 मार्क्स का जो संस्कृत होता है वो 4 पेपर में बटे होते हैं। ठीक है, पेपर 5, पेपर 6, 7 और 8। बाकी 100 मार्क्स का GS होता है। यहाँ पे आपको कोई भी सब्सिडरी पेपर नहीं देना है, सब्सिडरी पेपर बस पार्ट 2 तक देना होता है। तो यहाँ पे 400 मार्क्स के सिर्फ संस्कृत होंगे। ठीक है, तो ऐसा है ही कि 4 पेपर संस्कृत है तो ज़्यादा सिलेबस होगा, और इसमें जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन क्या सब होता है उसमें, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जान लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी अंक विभाजन है वो मैंने एक जगह किया है, वो पेपर हर एक पेपर का अलग अलग। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ से आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी यहाँ से डाउट नहीं होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले आइए पेपर 5 में। तो पेपर 5 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कठोपनिषद का। पेपर 5 में 3 टॉपिक होंगे, ठीक है, जिसमें पहला हमारा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमें प्रथम और द्वितीय वल्ली को पढ़ना है। ठीक है, प्रथम अध्याय जो है हमारा, प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमारा प्रथम और द्वितीय वल्ली को हमें पढ़ना है। तो जब आप इसका बुक लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम और द्वितीय वल्ली कौन सा है, वहाँ पे इंडिकेटेड है। तो प्रथम और द्वितीय वल्ली हमें कठोपनिषद का पढ़ना है। अब आइए जानते हैं कि कठोपनिषद के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले आलोचनात्मक प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है कि संस्कृत ऑनर्स में हमें सारे प्रश्न के उत्तर संस्कृत में नहीं देने होते हैं, बहुत कम ही उत्तर हमें संस्कृत में देना होता है। ठीक है, बाकी हम लोग हिंदी में ही देते हैं ज़्यादातर। तो बस सेम चीज़ इसमें भी है, संस्कृत में बहुत ज़्यादा आंसर नहीं करना है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से ज़्यादा संस्कृत में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेपर 8 में जो है वो ज़्यादातर संस्कृत में ही है। ठीक, तो आपको सबसे पहले कठोपनिषद के अंतर्गत जो आलोचनात्मक प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो हिंदी में होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि कठोपनिषद के सारांश वगैरह के बारे में कि प्रथम वल्ली में क्या है, द्वितीय वल्ली में क्या है, साथ ही कठोपनिषद में जो आत्मा के बारे में बताया गया है, नचिकेता और यम के बारे में जो संदेश है, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक बनाना होगा। ठीक, तो सबसे पहले आलोचनात्मक प्रश्न आपने देख लिया जो कि 15 मार्क्स का होगा। ठीक, उसके बाद है संस्कृत व्याख्या। अब कठोपनिषद के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय वल्ली में जितने भी श्लोक हैं, ठीक है, सिर्फ प्रथम और द्वितीय वल्ली का, तो जितने भी श्लोक हैं वहाँ से आपको कोई भी श्लोक दे सकता है और वहाँ पे आपको संस्कृत व्याख्या करना होगा। ठीक, कोई भी संस्कृत श्लोक दे सकता है और उसको संस्कृत में व्याख्या करना होता है। तो वो हो गया आपका एक पूछा जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा। यहाँ भी आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 में आपको एक करना है। तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा जो कि एक पूछा जाएगा, और इसमें भी आपको प्रथम और द्वितीय वल्ली से श्लोक पूछे जाएंगे और उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो कठोपनिषद कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको आप लोग इजली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 35 मार्क्स के प्रश्न कठोपनिषद से आएंगे।
अब आइए, इसके बाद है इसी में पेपर 5 के अंतर्गत ही है ऋक् शुक्त निकर। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे पेपर 5 से 100 मार्क्स के, पेपर 6 से 100 मार्क्स और पेपर 7 और 8 से भी 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कठोपनिषद से 35 मार्क्स का देख लिया है। अब दूसरा जो हमारा सेक्शन है इसी के अंतर्गत, पेपर 5 के अंतर्गत, वह है ऋक् शुक्त निकर, ठीक है, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे एक, जैसे कि देखिए ऋक् शुक्त निकर जो है इसके अंतर्गत हमें प्रथम 4 सूक्त को पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ प्रथम 4 सूक्त को पढ़ना है। तो उसी प्रथम 4 सूक्त से, जैसे कि सूर्य के बारे में, अग्नि के बारे में, इन सब के बारे में आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जो भी 4 सूक्त होगा वहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे एक, जो कि 15 मार्क्स का होगा, ठीक। फिर मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप सिर्फ इसका सिलेबस देखिए कि कहाँ से क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम जब हम लोग किसी भी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम लोग पहले उसका सिलेबस देखते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आलोचनात्मक प्रश्न जो कि 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारा है संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या जो एक पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स का होगा, और फिर हिंदी अनुवाद जो कि 10 मार्क्स का होगा। देखिए ऋक् शुक्त निकर यानी कि वहाँ पे जो सूक्त होंगे, जो ऋग्वेद के अंतर्गत जो प्रथम 4 सूक्त में जितने भी श्लोक होंगे, ठीक है, उनको पूछा जाएगा, और वहाँ से आपको हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या करना होगा, जो कि 10-10 मार्क्स का दोनों होगा। और इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि 2 पूछा जाएगा, आपको 1 बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस के अनुसार हम लोग आगे पढ़ाई भी करेंगे। तो यहाँ पे 35 मार्क्स का प्रश्न ऋक् शुक्त निकर से भी बन जाएंगे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है हमारा हरिश्चंद्रोपाख्यानम, ठीक है, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला हमारा है आलोचनात्मक प्रश्न, जो 15 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद संस्कृत व्याख्या जो कि 1 पूछा जाएगा, उसी के अंतर्गत जो भी श्लोक होंगे वही पूछा जाएगा, और वहीं से आपको 1 हिंदी अनुवाद और 1 संस्कृत व्याख्या करना होगा। तो ये भी 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का कैसे कि यहाँ पे जो हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा वो मात्र 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हरिश्चंद्रोपाख्यानम से हिंदी अनुवाद सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 30 मार्क्स के प्रश्न टोटल बन गए। तो यहाँ जो पेपर 5 है 35, 35 और 30, यानी कि 100 मार्क्स के प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हो गया पेपर 5 के अंतर्गत इतना ही है। आप इसको अपने कॉपी पर अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा ये ध्यान में रहे, जब आप आगे प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहे कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं और यहाँ से इतने इतने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा आता है पेपर 6 में, जो व्याकरण और भाषा विज्ञान। यहाँ से आपको व्याकरण के प्रश्न और भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए कहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा एवं बोली, वागिंद्रियों का परिचय और ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, वर्गीकरण वगैरह आपको भाषा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाषा विज्ञान की भी एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं इसके सारे बुक लिस्ट बताऊंगी, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बुक्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें इतना पढ़ना है। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको सबसे पहले आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का। उसके बाद टिप्पणी पूछी जाएगी, ठीक है। टिप्पणी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो आपको टिप्पणी के तौर पे पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आलोचनात्मक प्रश्न में 1 और टिप्पणी में 3 पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारे ये इसी में ये है सेक्शन व्याकरण का भाग, वो व्याकरण के अंतर्गत हमें समास मेन टॉपिक है। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में संधि को पढ़ा था, और जो भी वहाँ पे टॉपिक हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के, उन सबको पढ़ा था। अब यहाँ पे हमें समास को पढ़ना है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो भी सूत्र हैं, वैसे तो हम लोग जनरल ग्रामर में समास को पढ़ते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जनरल ग्रामर से हट के पढ़ना है, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण की पुस्तक है, वहाँ से हमें इसके सूत्रों को पढ़ना है, ठीक है।
तो समास में हम लोग इसके सूत्र को देखेंगे। उसके अंतर्गत हमें सूत्र की व्याख्या पूछी जाएगी, जो 3 पूछे जाएंगे, वो 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद उसकी प्रयोग सिद्धि पूछी जाएगी, जो 20 मार्क्स के होंगे। और थर्ड में आइए तो समस्त पदों के विग्रह वाक्य, ठीक। और फिर उसके बाद विग्रह वाक्य के समस्त पद, जो समास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, वो हमें पूछा जाएगा। तो यहाँ से व्याकरण से 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे पेपर 6 में हमें व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। साथ ही भाषा विज्ञान भी है, तो यहाँ व्याकरण पे ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से 70 मार्क्स के प्रश्न बन रहे हैं। तो जब आप इसको मान लीजिए अच्छे से नहीं करते हैं, तो शायद पेपर 6 आपका अच्छा भी ना हो। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, व्याकरण में समास को। इसके बाद आइए पेपर 7 में है हमारा साहित्य दर्पण, ठीक है। साहित्य दर्पण जो कि मम्मट का साहित्य दर्पण है, एक पुस्तक है, उसके अंतर्गत आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। या फिर आप कांतिचार्य भट्टाचार्य का शायद एक ये काव्य दीपिका नाम की एक पुस्तक है, वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए हमें अलंकार को पढ़ना है। अलंकार के अंतर्गत हमें प्रथम द्वितीय परिच्छेद तथा दशम परिच्छेद से निम्नलिखित अलंकार पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, पूर्व नोपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय अर्थात न्याय, अतिशयोक्ति, विभावना, निदर्शना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, दीपक अलंकार, ठीक है। तो इतना अलंकार जो है वो आपको पेपर 7 के अंतर्गत साहित्य दर्पण में पढ़ना है। मम्मट का जो साहित्य दर्पण है उसमें भी अलंकार है, जो कि शायद अष्टम शिखा के अंतर्गत वो वर्णित है। या फिर आप लोग पार्ट 1 में जो काव्य दीपिका पढ़े हैं, उसके अंतर्गत भी अष्टम शिखा में अलंकार दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। तो ये अलंकार हो गया। उसके बाद इसका अंक विभाजन जो किया गया है, ये देखिए। अंक विभाजन के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। कहाँ से? तो अलंकार से। और यहाँ जो है अलंकार के अंतर्गत आपको 4 अलंकार पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे आप इतना अलंकार देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत से 4 अलंकार आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। और यहाँ जो आप आलोचनात्मक प्रश्न देख रहे हैं, वो आपको काव्य दीपिका से पूछा जाएगा। यानी कि हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा था, लक्षणा, व्यंजना, ये सब, तो इन सब से संबंधित काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण, इन सब से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसी में, यहाँ तो आपने 80 मार्क्स का देख लिया पेपर 7 में। अब ये जो 20 मार्क्स बचा है, वो इस छंद से प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुष्टुप, आर्या, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वसंत चलिका, मंदाक्रांता, मालिनी, शिखरिणी, और इन सब से छंद से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 4 छंद होंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो पेपर 7 में आपने देख लिया कि पेपर 7 में आपको साहित्य दर्पण से प्रश्न होंगे और छंद अलंकार वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपने इसके अंक विभाजन को भी देख लिया कि 20 मार्क्स का छंद और 80 मार्क्स का जो है वो अलंकार। और अलंकार के अंतर्गत आपको काव्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, लक्षणा, व्यंजना, इन सब से प्रश्न होंगे। उसके बाद आइए पेपर 8 में। तो पेपर 8 में आपको संस्कृत निबंध, जो कि 20 मार्क्स का, अनुवाद यानी कि संस्कृत टू हिंदी और हिंदी टू संस्कृत करना होगा, तो वो भी आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद वाक्य रचना, जो कि 10 में ये भी होगा, और संक्षेपण, जो कि 15 मार्क्स का, और ज्योतिष शिशु बोध, इसके अंतर्गत आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये टिप्पणी पूछी जाएगी इसी ऊपर जितने भी टॉपिक हैं, इसी सब से। या फिर ज्योतिष शिशु बोध के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो भी जो टॉपिक्स हैं, वो आपको 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 100 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से भी टोटल बन गए हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले संस्कृत निबंध 20 मार्क्स का, और अनुवाद में आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का संस्कृत टू हिंदी और 10 मार्क्स का हिंदी टू संस्कृत, तो 20, 30, 40 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद वाक्य रचना, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 10 पूछे जाएंगे, तो ये भी 20 मार्क्स का हो गया, यानी कि 20, 30, 40 और 50।
फिर उसके बाद ये हो गया आपका 50 और ये 20 70 और ये 15 और 5 और यहाँ पे ये 15 और 5 20, तो ये पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के प्रश्न हुए। ठीक है, तो यहाँ पेपर 8 में भी 100 मार्क्स के हो गए, यानी कि टोटल पेपर 5 6 7 और 8 100 यानी कि 400 मार्क्स के टोटल प्रश्न हुए। तो यहाँ से आप इसको सिलेबस को अच्छे से लिख लीजिए और ख़ुद भी समझिए थोड़ा सा, क्योंकि 400 मार्क्स का है तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइंड में। तो इसको अलग अलग पेपर जब आप तैयार करेंगे तो वहाँ पे उस हिसाब से जब पढ़ेंगे तो वो दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ से कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे तो पेपर 5 बहुत ही सिंपल है, उसके बाद पेपर 6 भी सिंपल है, पेपर 7 भी सिंपल है, थोड़ा सा पेपर 8 में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और वैसे भी पेपर 8 जो है वो थोड़ा सा मतलब ये है कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाएं, मतलब टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन यहाँ अंक विभाजन का थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, बाकी टॉपिक जो है वो इतना ही होगा। ठीक है, वाक्य रचना और निबंध, संक्षेपण, ज्योतिष, सुबोध, यही सब होगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए। बाकी हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी किसी टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।